हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। हमारी बॉडी में क्या होती है, ब्रीदिंग होती है। जो लंग्स होती हैं, लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करती है। एटमॉस्फेयर से एयर को एंटर करती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से एटमॉस्फेयर में एक्सहेल कर देती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। तो लंग्स में जो ब्रीदिंग होती है वो कैसे रेगुलेट होती है। जो ह्यूमन बॉडी में जो ब्रीद होती है, पर मिनट में कितनी टाइम्स ब्रीदिंग होती है। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में 40 to 18 टाइम्स ब्रीदिंग होती है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का ब्रीदिंग है पर मिनट में। और जब न्यूबॉर्न बेबी में कितनी टाइम ब्रीद होती है पर मिनट में। पर मिनट में 40 टाइम्स ब्रीदिंग होती है जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनकी बॉडी में। तो ये जो ब्रीथिंग होती है, जो एयर को एंटर करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं ब्रीथिंग में, ये कैसे कंट्रोल होती है। 2 टाइप से कंट्रोल होती है। एक होती है न्यूरल कंट्रोल और दूसरी होती है केमिकल कंट्रोल। जो न्यूरल कंट्रोल है वो कौन करती है, ब्रेन करती है। हमारी बॉडी में जो ब्रेन है वो न्यूरल कंट्रोल करती है, यानी कि न्यूरॉन सिग्नल देती है लंग्स को, तब ब्रीदिंग पॉसिबल हो पाती है। कैसे होती है। जो हमारी बॉडी में जो ब्रेन है, ब्रेन में मेनली 3 मेन पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में डिवाइडेड है ब्रेन। एक होती है फोर ब्रेन, जो सेकंड होती है मिडिल ब्रेन, और जो थर्ड पार्ट होती है वो हिंड ब्रेन बोलती हैं। तो ये 3 पार्ट में ब्रेन डिवाइडेड है। जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन फिर से 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, जो कि ब्रेन का बिग पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट है। तो फोर ब्रेन में सेरिब्रम और डाइसेफेलॉन आती है, जो कि ब्रेन का बड़ा वाला पार्ट है। तो मिड ब्रेन में कोई भी पार्ट नहीं होता। देन हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन में 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो हिंड ब्रेन का मेन पार्ट है। तो इसमें कौन कौन सी पार्ट आते हैं हिंड ब्रेन में। पॉन्स आते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। तो ये 3 पार्ट को लेके हिंड ब्रेन बोलते हैं, जो कि ब्रेन का मेन पार्ट है। तो ये जो हिंड ब्रेन जो ब्रीथिंग को रेगुलेट करती हैं। तो ये 3 पार्ट मेनली कौन सी पार्ट में है, ये है ह्यूमन ब्रेन। तो ब्रेन में जो बड़ा वाला पार्ट है, सेंटर में जो पार्ट है उसको फोर ब्रेन बोलते हैं। तो फोर ब्रेन में मेनली 2 पार्ट आती है। एक होती है सेरिब्रम और दूसरी होती है डायनसेफेलन। वो फोर ब्रेन के अंडर आती है, जो कि ब्रेन का फास्ट पार्ट है, मेन पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट। और जो ये है फोर ब्रेन के नीचे एक छोटा ब्रेन होती है, छोटा पार्ट होती है। इसको क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलती हैं। तो ये मिडिल में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको मिड ब्रेन बोलती हैं। तो ये मिड ब्रेन के नीचे कौन सी ब्रेन प्रेजेंट होती है, हिंड ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो हिंड ब्रेन मेन पार्ट है ब्रेन का। तो ये हिंड ब्रेन फिर से 3 पार्ट को लेके बनती है। एक होती है पॉन्स, ये वाला जो ग्रीन वाला है ये पॉन्स बोलती हैं। देन पॉन्स के नीचे जो रेड लाइनिंग है इसको क्या बोलते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा बोलते हैं। और थर्ड पार्ट जो है, ये जो ब्लैक लाइनिंग है इसको क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं। तो सेरिबेलम ब्रेन का छोटे ब्रेन बोलते हैं सेरिबेलम को। तो ये 3 पार्ट को लेके क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं, जो कि ब्रेन का मेन पार्ट है। और यहाँ से ही जो ब्रीथिंग का रेगुलेट करती है हिंड ब्रेन। तो जो हम ब्रीथिंग करते हैं, यानी कि जो एयर को एंटर करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, वो कैसे होती है, कैसे पॉसिबल हो पाती है। कि जो हिंड ब्रेन में क्या प्रेजेंट होती है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि सिग्नल देती है लंग्स को ब्रीथिंग करने के टाइम पे। कैसे सिग्नल देती है, तो ये है लंग्स हमारे थोरैक्सिक चैम्बर में होती है, थोरैक्सिक कैविटी में होती हैं। 2 लंग्स होती हैं जो कि मेनली रेस्पिरेशन में मेनली हेल्प करती हैं। तो लंग्स को किसने इनक्लोज किया हुआ है, रिब्स ने इनक्लोज किया हुआ है। रिब्स के अंदर लंग्स प्रेजेंट होती हैं। और ये लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट होती हैं, डायफ्रागम प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक रेस्पिरेटरी मसल्स हैं।
तो जब ब्रीथिंग होती है यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होती हैं तो वो कैसे होती हैं, मसल्स की हेल्प से होती हैं। मेनली जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कौन कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ब्रीथिंग में। तो जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ब्रीथिंग के टाइम में, तो वो कौन कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये ब्रेन ही न्यूरॉन सिग्नल भेजती हैं, जिसकी वजह से जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स या फिर डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ब्रीदिंग पॉसिबल हो पाती है। तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जब इनहेलेशन होती है, तो जब इनहेलेशन होती है या फिर जो लंग्स के अंदर जब एयर एंटर होती है तब कैसी होती है, तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा में जो हिन ब्रेन का पार्ट है, तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा में एक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है। तो इस न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं, आरआर से बोलते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। तो ये मेन सेंटर है जो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट होती है और ये एक न्यूरॉन्स है। तो अब ये आरआरसी क्या करेगी, जब इनहेलेशन होगा यानी कि लंग्स में एयर एंटर होगा, तब ये आरआरसी क्या करेगी, ये सिग्नल देगी। किसको सिग्नल देगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्रागम को सिग्नल देगी। तो ये दो मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो लंग्स में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं और जो डायफ्रागम है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। किसकी सिग्नल से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, आरआरसी के सिग्नल से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करने पे क्या होगी, जो रिब्स हैं, जो रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेगी और जो डायफ्रागम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जो डोम शेप का था वो फ्लैट हो जाएगी। तब क्या होगा, जो लंग्स की हर सराउंडिंग में क्या करेगी, स्पेस बन जाएगी, जो वॉल्यूम बढ़ जाएगी जो थोरैक्सिक कैविटी का। तब जो एटमॉस्फेयर से जो एयर या फिर ऑक्सीजन लंग्स के अंदर एंटर करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। तो ये इनहेलेशन करने के लिए कौन सिग्नल देती है, ब्रेन से आरआरसी सिग्नल देती है, यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही सिग्नल देती है। किसको सिग्नल देगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्रागम को सिग्नल देगी। तब जो लंग्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, इन दो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से इनहेलेशन होगा यानी कि इंस्पिरेशन होगा। तो अब तो ये जो आरआरसी कंटिन्यूअसली लंग्स को सिग्नल दे रही है, ये दो मसल्स को सिग्नल देगी, तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो ये आरआरसी, तो ये सिग्नल कितने सेकंड के लिए देती हैं, ओनली 2 सेकंड के लिए ही सिग्नल देती हैं लंग्स को, जो दो मसल्स को सिग्नल देती हैं। तो ये जो आरआरसी कंटिन्यूअसली सिग्नल भेजती रहेगी लंग्स को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए दो मसल्स को। तो इसको नहीं पता कि ये कब स्टॉप होना है। तो ये आरआरसी को स्टॉप करने के लिए, उसकी सिग्नल को स्टॉप करने के लिए और एक सेंटर प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये है पॉन्स में एक न्यूरॉन प्रेजेंट होती है। ये भी चाहे एक सेंटर है, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो ये भी एक न्यूरॉन है। तो ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या सिग्नल देगी, ये आरआरसी को सिग्नल देगी। आरआरसी को कौन सी सिग्नल देगी, ये स्टॉप करने के लिए सिग्नल देती है आरआरसी को। कितने टाइम के लिए सिग्नल देती है, ओनली 3 सेकंड के लिए आरआरसी को सिग्नल देती है। कौन, ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। जब आरआरसी को सिग्नल देगी स्टॉप करने के लिए, तब ये आरआरसी क्या करेगी, जो सिग्नल भेजना लंग्स को स्टॉप कर देगी। कितने टाइम के लिए ये सिग्नल देती है, ओनली 3 सेकंड के लिए सिग्नल देती है। जब आरआरसी को सिग्नल देगी तब ये जो आरआरसी क्या करेगी, ये स्टॉप हो जाएगी, जो सिग्नल भेजना लंग्स को स्टॉप कर देगी। तब क्या होगा, जब आरआरसी को सिग्नल देना स्टॉप हो जाएगी, तब ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्रागम क्या करेगी, ये रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगी, क्योंकि आरआरसी तो कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल नहीं भेज रहा। तब ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्रागम क्या करेगी, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। यानी कि अब क्या होगा, एक्सेलेशन होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा यहाँ पे।
तब क्या करेगी, जो ये तो रिलैक्स पोजीशन में आ गई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्रागम रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगी। अब कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसकी हेल्प से क्या होगी, जो एक्सेलेशन होगी, जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड था वो एक्सेलेशन होगी। कैसे होगी, जो रिब्स नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, जो डायफ्रागम फ्लैट हो गया था वो डोम शेप में फिर से आ जाएगी। देन जो लंग्स क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे, तभी जो लंग्स के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो बाहर एक्सेल हो जाएगी, जो कि एक्सपीरेशन होगी लंग्स में। अब लंग्स में एक्सपीरेशन हो गई। अब क्या करेगी, लंग्स फिर से इनहेलेशन स्टार्ट करेगी। तो इनहेलेशन फिर से लंग्स में स्टार्ट करने के लिए तो और एक सेंटर प्रेजेंट होती है ब्रेन में या फिर हिंड ब्रेन में। तो ये पॉन्स में और एक सेंटर प्रेजेंट होती है, ये भी न्यूरॉन से ही बने हुए होते हैं। तो इस सेंटर को क्या बोलते हैं, एपिनेस्टेटिक सेंटर बोलते हैं। तो ये सेंटर क्या करेगी, रिस्टार्ट आरआरसी को फिर से रिस्टार्ट कर देगी, या फिर आरआरसी को फिर से सिग्नल देगी रिस्टार्ट करने के लिए। और ये कितने सेकंड तक सिग्नल देगी, ओनली 2 सेकंड तक ही सिग्नल देगी। तो जब एपिनेस्टेटिक सेंटर आरआरसी को रिस्टार्ट करने के लिए सिग्नल देगी, तब फिर से जो आरआरसी या फिर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर फिर से लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए सिग्नल देगा, तब जो फिर से इनहेलेशन स्टार्ट होगी। तो ये आरआरसी को इसको नहीं पता कि कब स्टार्ट होनी है, कब सिग्नल देनी है या फिर कब स्टॉप होनी है, इसको नहीं पता। तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये 2 मेन सेंटर प्रेजेंट होती हैं जो पॉन्स में। एक होती है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, जो कि आरआरसी को स्टॉप करने के लिए सिग्नल देती है 3 सेकंड के लिए, और दूसरी जो सेंटर होती हैं पॉन्स में, एपिनेस्टेटिक सेंटर प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, आरआरसी को फिर से रिस्टार्ट करती हैं, ताकि वो लंग्स में कंटिन्यूअसली सिग्नल भेजे, ताकि जो लंग्स में इनहेलेशन हो सके। और ये कितने सेकंड के लिए सिग्नल देती हैं, ओनली 2 सेकंड के लिए सिग्नल देती हैं आरआरसी को। तो ऐसे ब्रेन सिग्नल देते हैं, ताकि जो लंग्स में ब्रीदिंग पॉसिबल हो पाती है। जो लंग्स में ब्रीदिंग होती है, इनहेलेशन या फिर एक्सहेलेशन होती हैं, वो न्यूरॉन्स के सिग्नल की वजह से ही पॉसिबल हो पाती हैं, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, जो सेंटर या फिर न्यूरॉन्स। अगर हम नॉर्मली ब्रीदिंग को, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग को समझेंगे तो कैसे होगा, जब लंग्स में इंस्पिरेशन होती है, इंस्पिरेशन कैसे होती है, जब लंग्स में एयर को हम इनटेक करते हैं तब कैसी एक्शन होती है लंग्स में। जब इंस्पिरेशन के टाइम में कौन सिग्नल देती है, आरआरसी सिग्नल देती है। आरआरसी यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होती है, वो सिग्नल देती है। किसको सिग्नल देगी, लंग्स को सिग्नल देगी। और ये आरआरसी कितने सेकंड के लिए लंग्स को सिग्नल देती हैं, ओनली 2 सेकंड के लिए लंग्स को सिग्नल देती हैं। तो जब लंग्स को सिग्नल आएगी आरआरसी से, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से, तब क्या होगा, जो लंग्स में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्रागम क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब ये 2 मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब क्या होगा, जो लंग्स की जो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एयर एंटर लंग्स, तब क्या करेगी, एयर जो एटमॉस्फेयर से जो एयर लंग्स में एंटर करेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, इनहेलेशन बोलेंगे। जब लंग्स में एयर एंटर करेगी तब जो आरआरसी को स्टॉप करने के लिए कौन सिग्नल देगी, आरआरसी को स्टॉप करने के लिए पीसी यानी कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर सिग्नल देगी आरआरसी को, और स्टॉप करने के लिए सिग्नल देगी। कितने सेकंड के लिए सिग्नल देगी, ओनली 3 सेकंड के लिए सिग्नल देगी आरआरसी को। तब जो आरआरसी क्या करेगी, नो सिग्नल, जो लंग्स को सिग्नल और नहीं देगी, जो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए सिग्नल नहीं भेजेगी। तब जब लंग्स को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए सिग्नल नहीं पहुंचेगी, तब क्या होगा, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्रागम क्या करेगी, फिर से रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगी, क्योंकि आरआरसी तो लंग्स को सिग्नल नहीं दे रहा, ताकि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और नहीं कर पाएगी।
तब क्या होगा, ये रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगी ये दो मसल्स। जब ये दो मसल्स रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगी तब कौन कंट्रैक्ट करेगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब क्या होगा, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और जो डायफ्रागम रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगी। तब जो लंग्स श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक होने पर क्या होगी, जो एयर एक्सेल हो जाएगी। जो लंग्स में एयर था वो बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सेल हो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलेशन बोलती हैं। एक्सेलेशन यानी कि जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड था वो बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सेल हो जाती है। तो ऐसे जो सेंटर रेगुलेट करती हैं लंग्स को, जो ब्रेन में जो मेन सेंटर होती हैं, आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, या फिर जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, प्नेumatoxic सेंटर, ऐसे ब्रीथिंग को रेगुलेट करती हैं ताकि जो लंग्स में जो इनहेलेशन या फिर एक्सहेलेशन पॉसिबल हो पाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।